नमस्कार दोस्तों, नॉलेज ऑफ हिस्ट्री की आज की इस सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम आपको अमेरिकी क्रांति के बारे में बताएंगे, जिसके बारे में शायद ही आप पूरी तरीके से जानते हो। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आज दुनिया का बॉस बना हुआ है, लेकिन कभी ये अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था। क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा अमेरिका की खोज के बाद स्पेन, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों ने अमेरिका पर अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया। ब्रिटेन की वजह से अमेरिका को फ्रांस से आजादी तो मिल गई, लेकिन उन लोगों के लिए ये आजादी कुछ इस तरह की थी कि अमेरिका एक पिंजरे से निकलकर दूसरे पिंजरे में कैद हो गया। ब्रिटेन के कब्जे में आने के बाद अमेरिकी लोगों को अपनी आजादी का एहसास हुआ और इसी के साथ अमेरिकी क्रांति की शुरुआत हुई। 1765 से 1783 तक चले इस क्रांति के फलस्वरूप अमेरिका को अंग्रेजों से आजादी मिली और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का गठन हुआ। चलिए आज की इस वीडियो में आपको अमेरिकन रेवोल्यूशन की पूरी कहानी बताते हैं। आखिर इस क्रांति के शुरू होने की वजह क्या थी, कितने युद्ध लड़े गए, अमेरिका की ओर से इस युद्ध में कौन कौन शामिल था और सिविल वॉर से शुरू हुई ये रेवोल्यूशन वर्ल्ड वॉर में कैसे बदल गया। अमेरिकन रेवोल्यूशन के तार 7 इयर्स वॉर के साथ जुड़े हुए थे। ब्रिटेन और फ्रांस के बीच चले 7 साल के लंबे युद्ध को फ्रेंच एंड इंडियन वॉर या 7 इयर्स वॉर के नाम से जानते हैं। युद्ध की वजह ये थी कि फ्रांस अमेरिका में ओहियो रिवर वैली के इलाके में नए किलों का निर्माण करना चाहता था, जबकि ब्रिटेन इसे अपना इलाका मानता था। 1756 में ब्रिटेन ने फ्रांस के खिलाफ युद्ध की आधिकारिक शुरुआत की थी। 1760 में फ्रांस के साथ इस युद्ध में स्पेन भी शामिल हो गया, लेकिन मजबूत आर्मी और नेटिव अमेरिकन की मदद से ब्रिटेन फ्रांस और स्पेन को हराने में सफल रहा। 1763 में ब्रिटेन की जीत के साथ ये युद्ध समाप्त हो गया। 7 साल तक लड़े गए इस युद्ध में ब्रिटेन ने बेतहाशा पैसे खर्च किए। इसका नतीजा ये हुआ कि युद्ध समाप्त होने तक ब्रिटेन 2 गुने कर्ज में डूब चुका था। अब चूंकि ब्रिटेन ने ये युद्ध अमेरिका को हासिल करने के लिए अमेरिकी लोगों के साथ ही लड़ा था, तो ब्रिटेन के राजा किंग जॉर्ज ने फैसला किया कि युद्ध के कर्ज की भरपाई अमेरिकन कॉलोनिस्ट से ही की जाए। अमेरिकन कॉलोनीज ने ब्रिटेन के कर्ज की भरपाई करने से मना कर दिया, क्योंकि कॉलोनिस्ट का मानना था कि ब्रिटेन ने ये युद्ध अपने फायदे के लिए लड़ा, तो कर्ज की भरपाई वो खुद करें। किंग जॉर्ज किसी भी तरीके से अमेरिकी लोगों से पैसे वसूलने का फैसला कर चुके थे। जब कॉलोनिस्ट ने पैसे देने से मना किया, तब ब्रिटेन ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अलग अलग तरीके से टैक्स वसूलने का फैसला किया। 1965 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में अमेरिकन कॉलोनिस्ट के लिए स्टाम्प एक्ट लगाया गया। इस एक्ट के तहत लोगों से सभी तरह के पेपर डॉक्यूमेंट्स के लिए टैक्स वसूला जाने लगा। इस एक्ट के पास होते ही इसका विरोध शुरू हो गया। स्टाम्प एक्ट के 2 साल बाद 1767 में टाउनशेंड एक्ट लागू किया गया। इस एक्ट के तहत अमेरिका में इंपोर्ट किए जाने वाले कई महत्वपूर्ण चीजों पर भी टैक्स लागू कर दिया गया। स्टाम्प एक्ट के समय शुरू हुआ लोगों का विरोध टाउनशेंड एक्ट के बाद गुस्से में बदल गया। 13 कॉलोनीज में बसे अमेरिकी लोग ब्रिटेन द्वारा लागू किए गए टैक्स के खिलाफ एकजुट होने लगे। टैक्स को लेकर तो लोगों का गुस्सा था ही, लेकिन इनके गुस्से की असल वजह यह थी कि टैक्स लागू करने वाले पार्लियामेंट में कॉलोनिस्ट का एक भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। लोगों के बढ़ते विरोध प्रदर्शन के बावजूद ब्रिटिश गवर्नमेंट जनता पर थोपे गए टैक्स के कानून को वापस लेने के लिए तैयार नहीं हुई। 1770 में ये विरोध खूनी संघर्ष में बदल गया। 1770 में बोस्टन में विरोध प्रदर्शन कर रहे कॉलोनिस्ट पर सैनिकों ने ओपन फायरिंग कर दी। इस घटना को बोस्टन मैसेक्रे के नाम से जानते हैं। बोस्टन मैसेक्रे के बाद कॉलोनिस्ट और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच दूरी बढ़ती गई और लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ एकजुट होते गए। 1772 में कुछ कॉलोनिस्ट ने एक ब्रिटिश वॉरशिप को आग के हवाले कर दिया। इस घटना के अगले साल ही 1773 में बोस्टन टी पार्टी की घटना हुई। इस घटना में बोस्टोनियंस लोगों ने ब्रिटिश जहाज में लदे 342 बोरी चाय को पानी में फेंक दिया। इन घटनाओं से बौखलाई पार्लियामेंट ने मैसाचुसेट्स कॉलोनी में शाही हुकूमत लागू कर दिया। मैसाचुसेट्स के अंजाम से सबक लेते हुए सितंबर 1774 में बाकी कॉलोनीज ने कॉलोनियल डेलीगेट्स की एक मीटिंग बुलाई। कॉन्टिनेंटल कांग्रेस में इन लोगों ने पार्लियामेंट में कॉलोनियल रिप्रेजेंटेटिव के बिना पास किए गए टैक्स कानून की निंदा की और इस कानून को मानने से भी इनकार किया। हालांकि कुछ लोग अब भी ब्रिटेन के साथ बने हुए थे।
इन्हें लॉयलिस्ट के नाम से जाना जाता था। पहले कॉन्टिनेंटल कांग्रेस के बाद अगली मीटिंग मई 1775 में तय की गई, लेकिन उससे पहले ही हिंसा की शुरुआत हो गई। 18 अप्रैल 1775 को सैकड़ों की संख्या में ब्रिटिश सैनिक हथियारों के साथ एक जखीरे को जब्त करने के लिए बोस्टन के कॉनकॉर्ड के लिए निकल पड़े। इससे पहले कि ब्रिटिश आर्मी कॉनकॉर्ड तक पहुंच पाते, पॉल रेवर और उनके साथियों ने कॉनकॉर्ड में मौजूद कॉलोनियल मिलिट्री मैन को इस बारे में सूचना दे दी। 19 अप्रैल को कॉलोनियल मिलिट्री मैन ने ब्रिटिश सोल्जर्स पर हमला कर दिया और दोनों सेनाओं के बीच में बैटल्स ऑफ लेक्सिंगटन और कॉनकॉर्ड का युद्ध हुआ। ये युद्ध पहला रेवोल्यूशनरी वॉर था। इस युद्ध में ब्रिटिश आर्मी को पीछे हटना पड़ा। 1775 में ही फिलाडेल्फिया में सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस की मीटिंग बुलाई गई। इस मीटिंग में बेंजामिन फ्रैंकलिन और थॉमस जेफरसन भी शामिल हुए। मीटिंग में आर्मी के गठन का फैसला किया गया। जॉर्ज वॉशिंगटन को कमांडर इन चीफ बनाया गया। गठन के कुछ समय बाद ही जून के महीने में कॉन्टिनेंटल आर्मी ने ब्रिटिश आर्मी के साथ बैटल ऑफ बुनकर हिल में 2-2 हाथ किए। इस युद्ध में ब्रिटिश आर्मी की जीत हुई, लेकिन उसे भारी नुकसान झेलना पड़ा। इस युद्ध को रेवोल्यूशन का फर्स्ट मेजर बैटल माना गया। कॉन्टिनेंटल आर्मी और ब्रिटिश आर्मी के बीच बोस्टन समेत कई शहरों में संघर्ष चलता रहा। फाइनली मार्च 1776 में ब्रिटिश आर्मी को बोस्टन छोड़कर कनाडा जाना पड़ा। कनाडा जाने के बाद ब्रिटिश आर्मी न्यूयॉर्क पर बड़े हमले की तैयारी में जुट गई। जून 1776 में कॉन्टिनेंटल कांग्रेस ने किंग जॉर्ज को तानाशाह घोषित कर दिया। 2 जुलाई 1776 को सभी 13 कॉलोनीज ने खुद को फ्री एंड इंडिपेंडेंट स्टेट्स घोषित कर दिया। इस घोषणा से तिलमिलाई ब्रिटिश सरकार द्वारा आनन फानन में बड़े बड़े जहाजों के साथ 34,000 सैनिकों को अमेरिका में चल रहे विद्रोह को शांत करने के लिए भेजा गया। ब्रिटिश आर्मी की बढ़ती ताकत की वजह से जॉर्ज वॉशिंगटन को सितंबर 1776 में अपने सैनिकों के साथ न्यूयॉर्क छोड़कर जाना पड़ा। न्यूयॉर्क छोड़कर जाने के बाद वॉशिंगटन ने ट्रेंटन, न्यू जर्सी में क्रिसमस वाली रात को अपने सैनिकों के साथ ब्रिटिश आर्मी पर सरप्राइज अटैक कर दिया। इस हमले में वॉशिंगटन की जीत हुई। जुलाई 1777 में ब्रिटिश आर्मी जनरल जॉन बुर्गोयन ने अपने सैनिकों के साथ मिलकर फोर्ट टिकोंडेरोगा वापस अपने कब्जे में ले लिया। फोर्ट टिकोंडेरोगा में मिली हार अमेरिकन के लिए एक बड़ा झटका थी। ब्रिटिश आर्मी ने पेंसिल्वेनिया के ब्रैंडीवाइन क्रीक के युद्ध में भी अमेरिकन को हरा दिया। लगातार मिल रही हार की वजह से अमेरिकन आर्मी बैकफुट पर जा रही थी, लेकिन 19 सितंबर और फिर 7 अक्टूबर 1777 को फर्स्ट एंड सेकेंड बैटल ऑफ साराटोगा में अमेरिकन आर्मी को जीत मिली। लगातार 2 हार के बाद ब्रिटिश आर्मी जनरल जॉन बुर्गोयन ने अपने सैनिकों के साथ 17 अक्टूबर को सरेंडर कर दिया। ये सरेंडर अमेरिकन रेवोल्यूशन में टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इस सरेंडर के बाद 1778 में फ्रांस ने अमेरिकन आर्मी के साथ मिलकर ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। हालांकि फ्रांस 1776 से ही सीक्रेटली अमेरिकन आर्मी की मदद कर रहा था। फ्रांस के इस लड़ाई में शामिल होने के बाद 1 साल बाद स्पेन ने भी ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। अमेरिकन आर्मी पहले से ही युद्ध के सामान नीदरलैंड से हासिल कर रहा था। टैक्स के विरोध से शुरू हुई ये लड़ाई वर्ल्ड वॉर में बदल चुका था। ब्रिटिश आर्मी और अमेरिकन आर्मी के बीच कई युद्ध हुए। फ्रांस का साथ मिलने के बाद अमेरिकन आर्मी मजबूती के साथ उभरी और ब्रिटिश आर्मी कमजोर साबित होने लगी। अमेरिकन रेवोल्यूशन का अंतिम युद्ध 1781 में यॉर्कटाउन में हुआ। इस युद्ध में जॉर्ज वॉशिंगटन और फ्रेंच जनरल जीन बैप्टिस्टे के साथ 14,000 सैनिक और 36 वॉरशिप थे। चारों तरफ से घिर जाने के बाद ब्रिटिश आर्मी जनरल चार्ल्स कॉर्नवालिस ने अपने सैनिकों के साथ सरेंडर करने में ही भलाई समझी। 19 अक्टूबर 1781 को ब्रिटिश आर्मी ने कॉर्नवालिस के नेतृत्व में सरेंडर कर दिया। यॉर्कटाउन युद्ध में अमेरिकन आर्मी की जीत हुई, लेकिन न्यूयॉर्क और चार्लेस्टन में ब्रिटिश आर्मी अब भी बड़ी संख्या में मौजूद थे। हालांकि अगले 1 साल तक दोनों साइड में से किसी ने भी कोई एक्शन नहीं लिया। एंड फाइनली यॉर्कटाउन युद्ध के लगभग 1 साल बाद ब्रिटिश सरकार ने अपने सैनिकों को अमेरिका से वापस बुलाना शुरू कर दिया। 1782 के नवंबर महीने में अमेरिका और ब्रिटेन ने पेरिस में शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया। साथ ही फ्रांस और स्पेन के साथ भी ब्रिटेन ने अलग अलग शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए।
3 सितंबर 1783 को ब्रिटेन ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के स्वतंत्रता की औपचारिक घोषणा कर दी। इस घोषणा के साथ ही अमेरिका दुनिया का पहला आधुनिक कॉन्स्टिट्यूशनल लिबरल डेमोक्रेसी बन गया। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।